आइए शुरू करते हैं न्यूज पथ पर सफर और सबसे पहले आपको दिखाते हैं ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र सरेरा है। ये तस्वीरें सुर्खियों में भी है और सोशल मीडिया पर भी है। इनसे आपका बाखबर होना बेहद जरूरी है क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है। और चर्चा में हिमाचल प्रदेश के पालमपुर में खुले राज्य के पहले ट्यूलिप गार्डन की भी है, जो कि जम्मू कश्मीर के ट्यूलिप गार्डन की तर्ज पर बनाया गया है और अब पर्यटकों को लुभा रहा है। उज्जैन के महाकाल ज्योतिर्लिंग में शिव नवरात्रि की धूम है। आज 7वें दिन सुबह भस्म आरती से पहले महाकाल का पंचामृत से अभिषेक किया गया। फिर भगवान महाकाल का मन महेश स्वरूप में श्रृंगार किया गया, जिसमें मुकुट, मुंडमाल और रुद्राक्ष से भगवान का श्रृंगार होता है। मन महेश स्वरूप में भगवान को दूल्हे के रूप में सजाया जाता है। भगवान को रेशमी वस्त्र और पगड़ी पहनाई जाती है। भगवान को फूल, भांग, चंदन अर्पित किए जाते हैं। गुजरात के जूनागढ़ में भवनाथ मंदिर में लगे महाशिवरात्रि मेले की रौनक ज्यादा बढ़ी हुई नजर आ रही है। इस बार मेला विशेष है क्योंकि इसका आयोजन मिनी कुंभ के तर्ज पर हुआ है, इसलिए मंदिर समेत पूरा मेला क्षेत्र में दिव्य सजावट की गई है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा से लेकर सुविधाओं तक का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। भवनाथ मेले की भव्यता श्रद्धालुओं को खूब आकर्षित कर रही है। 15 फरवरी यानी महाशिवरात्रि तक चलने वाले इस मेले में 12 से 15 लाख भक्तों के पहुँचने का अनुमान है। शिरडी के साईं बाबा मंदिर में एक भक्त ने साईं दरबार में सोने के 2 दिए अर्पण किए हैं। इन सोने के दियों की कीमत 10,90,000 रुपए है। मुंबई के पास भिवंडी में रहने वाले इस साईं भक्त ने साईं बाबा से संतान के लिए मन्नत मांगी थी, जिसके बाद उन्हें जुड़वा बच्चे हुए। अपनी मनोकामना पूरी होने पर साईं भक्त ने बाबा को साईं दरबार के लिए आभार स्वरूप ये दिए अर्पित किए। वैलेंटाइन डे के करीब आते ही गुलाब के फूलों की डिमांड ग्लोबल स्तर पर बढ़ी हुई है। तमिलनाडु के कृष्णागिरी जिले में बड़े पैमाने पर कई रंगों के गुलाबों के साथ ही फूलों की खेती होती है, जहां से गुलाब के फूलों की खेप खास तौर पर विदेश भेजी जा रही है। गुलाब के ये फूल सिंगापुर, मलेशिया, दुबई, यूरोप समेत अरब देश भेजे जाते हैं और खासतौर से वैलेंटाइन डे के लिए कटाई कर उन फूलों को निर्यात किया जाता है। जम्मू कश्मीर का ट्यूलिप गार्डन देखने बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंचते हैं। अब हिमाचल प्रदेश के पालमपुर में भी राज्य का पहला ट्यूलिप गार्डन खोल दिया गया है। ये ट्यूलिप गार्डन पर्यटकों के लिए एक नया आकर्षण बनकर उभरा है। इस गार्डन में 6 आकर्षक किस्मों के बेहद खूबसूरत 50,000 ट्यूलिप बल्ब लगाए गए हैं। इस गार्डन से न केवल यहाँ इको टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिलेगा। पहाड़ों की खूबसूरती, बर्फबारी के बाद रंग बिरंगे ट्यूलिप भी अब यहाँ एक यादगार अनुभव बनने जा रहे हैं। और अब बात करते हैं मुंबई के म्यूजिकल रोड की। जरा सोचिए, आप गाड़ी चला रहे हो और अचानक से सड़क पर खुद ब खुद म्यूजिक बजने लगे। कोई रेडियो नहीं, कोई ब्लूटूथ नहीं, सिर्फ सड़क और आपकी स्पीड। लेकिन ये कोई जादू नहीं है, बल्कि मुंबई की सड़क की सच्चाई है। जापान के बाद अब भारत ने भी उस टेक्नोलॉजी को अपना लिया है जिसे देखकर हर कोई हैरान हो रहा है। मुंबई में तैयार हुई देश की सबसे चर्चित सड़क, जिसे म्यूजिकल रोड के नाम से जानते हैं, जहां गाड़ियां जैसे ही सड़क पर चलती हैं, कानों में म्यूजिक की आवाज आने लगती है। देखिए। आजा आजा जिंद शामी गाने के तले, जजरी वाले नीले आसमाने के तले। माया नगरी मुंबई में समंदर के किनारे लंबी ड्राइव, हवा में हल्की सी नमी और शहर की रोशनी दूर चमक रही हो। और अगर आपने कार का म्यूजिक सिस्टम बंद कर रखा है, कार की खिड़कियां भी बंद है, यानी सब कुछ खामोश है। और तभी सड़क से कोई सुरीली सी धुन उठती है, पहले हल्की फिर साफ, जैसे कोई दूर से गुनगुना रहा हो। जय हो। ना कोई स्पीकर, ना कोई बैंड और ना ही कोई जादू। मुंबई की एक सड़क अब खुद सुरों में बात कर रही है। जापान और अमेरिका के बाद अब भारत भी उस अनोखी तकनीक की लिस्ट में शामिल हो गया है, जिसे देखकर लोग हैरान भी हैं और खुश भी। मुंबई में तैयार हुई देश के चर्चित म्यूजिकल रोड की जमकर चर्चा हो रही है। यहाँ गाड़ी जैसे ही सड़क पर चलती है, कानों में जय हो का संगीत गूंजने लगता है।
जापान और अमेरिका के बाद अब भारत भी उस अत्याधुनिक अनोखी तकनीकी की लिस्ट में शामिल हो गया है, जिसे देखने के बाद न लोग हैरान हैं बल्कि बहुत ज़्यादा खुश भी हैं। कल मुंबई से एक वीडियो बहुत ही तेज़ी से वायरल हो रहा है, जिसमें ये देखा जा रहा है कि जैसे ही सड़क पर गाड़ियां गुजरती हैं, संगीत कानों में सुनाई देता है। यहाँ बात हो रही है मुंबई के कोस्टल रोड पर बने म्यूजिकल रोड की। इस समय हम वहीं पर मौजूद हैं और तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखाना चाहते हैं कि किस तरीके से ये जो सड़क है आज इस वजह से भी वायरल है, क्योंकि यहाँ पर संगीत बज रहा है। कोस्टल रोड इस वजह से बनाया गया था क्योंकि ट्रैफिक की जो समस्या है वो खत्म हो। नरीमन पॉइंट से जैसे ही आप वर्ली की तरफ निकलते हैं तो ये कोस्टल रोड आता है और इसी कोस्टल रोड पर भारत का पहला म्यूजिकल रोड बनाया गया है, जहां पर जैसे ही कारें 70 और 80 की स्पीड से इस रूट्स पर गुजरती हैं तो इनके कह सकते हैं कि घर्षण से इस तरह से म्यूजिक बनती है। और कहीं ना कहीं दूसरी बात ये भी है कि सड़क पर होने वाली जो दुर्घटनाएं हैं उन्हें से बचने के लिए, मूड को ठीक करने के लिए, माहौल को संगीतमय बनाने के लिए भी इस तरह की पहल भारत में पहली बार मुंबई में की गई है। ये एक्सपेरिमेंट नरीमन पॉइंट से वर्ली जाने वाली कोस्टल रोड पर किया गया है। यहाँ करीब 500 मीटर के हिस्से को म्यूजिकल रोड में बदला गया है। जैसे ही आपकी गाड़ी इस हिस्से पर 60 से 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ेगी तो इस सड़क से संगीतकार AR रहमान की स्लमडॉग मिलियनेयर की मशहूर धुन जय हो सुनाई देने लगेगी। नरीमन पॉइंट से निकलकर अब हम कोस्टल रोड पर आ चुके हैं और कोस्टल रोड खत्म होने के बाद ही म्यूजिकल रोड आने वाला है। गाड़ी में बैठने के बाद उसका अनुभव कैसा होगा ये दिखाने की हमारी कोशिश यहाँ पर है, लेकिन उससे पहले कोस्टल रोड के बारे में बता दें। समुद्र को चीरते हुए एक सुरंग बनाई गई और करीब 4.5 किलोमीटर तक ये सुरंग चलती है और काफ़ी हद तक ट्रैफिक से निजात भी मिला है मुंबई को। और जैसे ही कोस्टल रोड जो है वो खत्म होता है, ठीक 500 मीटर के बाद से ही म्यूजिक की जो सड़क है वो आ जाती है। कल ही अभी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस म्यूजिकल रोड का उद्घाटन किया है और देखिए अब धीरे धीरे हम म्यूजिकल रोड की तरफ पहुंच चुके हैं। अब ज्यादा से ज्यादा 100 से 150 मीटर ही बचा है, उसके बाद आप अनुभव अब लेना शुरू करेंगे क्योंकि शुरू हो चुका है म्यूजिकल रोड। ऑस्कर विनिंग जो गाना है जय हो, उसका इस्तेमाल यहाँ पर किया गया है। AR रहमान की ये म्यूजिक है और तकरीबन इसका मुखड़ा 2 बार बजता है। कारण ये है इस गाने का यहाँ पर इस्तेमाल करने का क्योंकि कहीं ना कहीं एक जोश, एक उम्मीद, साहस शरीर में आ जाती है, ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है और इस गाने से कहीं ना कहीं भारत की भी पहचान होती है। ये वीडियो @MyBMC के आधिकारिक हैंडल से 11 फरवरी को पोस्ट की गई। इस खास सड़क का उद्घाटन महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और डिप्टी CM एकनाथ शिंदे ने किया। उन्होंने खुद इस सड़क पर ड्राइव कर जय हो की धुन का अनुभव लिया। डिप्टी CM शिंदे ने कहा कि ये अभी ट्रायल है, ये सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि ड्राइवरों को अलर्ट रखने का भी एक शानदार तरीका है। मुंबई में पहली बार या शायद देश में पहली बार एक मेलोडी रोड तैयार करने का प्रयास हुआ है। हंगेरी की टेक्नोलॉजी है और इसको इस हमारे जो छत्रपति संभाजी महाराज कोस्टल रोड है उसके ऊपर उसको लाया गया है, जिसमें जो मार्किंग्स किए गए हैं, इन मार्किंग्स पर जब गाड़ी करीब 60 की स्पीड से चलती है तो उस समय हमको म्यूजिक सुनाई देता है, संगीत सुनाई देता है। अभी उसमें हम लोगों को जय हो जो गाना है वो गाना सुनाई दे रहा है। अलग अलग प्रकार का संगीत उसमें हम लोग कर सकते हैं। अभी 500 मीटर का एक स्ट्रेच आधे किलोमीटर का इस पर तैयार हुआ है और इसकी सफलता को देखते हुए और उसमें जो लर्निंग्स है उसके आधार पर इस रोड पे आगे भी मेलोडी रोड तैयार करने का विचार हम लोग करेंगे।
हालांकि ये तकनीक सुनने में जादुई लगती है, लेकिन इसके पीछे साइंस का कारनामा छिपा है। दरअसल सड़क पर खास तरह के रंबल स्ट्रिप्स या खांचे बनाए गए हैं। इन खांचों की गहराई और दूरी को गणितीय रूप से सेट किया गया है। जब गाड़ी के टायर इन खांचों के ऊपर से गुजरते हैं तो खास फ्रीक्वेंसी की वाइब्रेशन पैदा होती है। यही कंपन कार के अंदर बैठे लोगों को संगीत की तरह सुनाई देती है। अगर आप स्पीड कम या बहुत ज्यादा रखेंगे तो धुन बिगड़ सकती है। इस म्यूजिकल रोड का वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर तेजी से वायरल हो रहा है। यूजर्स कमेंट में लिख रहे हैं कि भारत अब सिर्फ सड़कें नहीं बना रहा, बल्कि लोगों को ड्राइविंग का अनुभव भी दे रहा है। मुंबई में शुरू हुई ये पहल खास इसलिए है क्योंकि ये भारत की पहली म्यूजिकल रोड है। इस सड़क पर गाड़ी सही रफ्तार यानी 60 से 80 किलोमीटर प्रति घंटा से चलाने पर जय हो की धुन सुनाई देती है। इससे लोग तय स्पीड में गाड़ी चलाने के लिए इंस्पायर होंगे और रोड सेफ्टी भी बढ़ेगी। मुंबई की इस म्यूजिकल रोड पर जय हो की धुन चुने जाने के पीछे एक खास वजह बताई जा रही है। जय हो न सिर्फ भारत का अंतर्राष्ट्रीय पहचान वाला गीत है, बल्कि ये सकारात्मकता और उत्साह का प्रतीक भी माना जाता है। सोशल मीडिया पर लोग इसे भारतीय संस्कृति और तकनीक का शानदार मेल बता रहे हैं। अब सवाल है कि इस तरह की सड़कें दुनिया में कहां-कहां हैं। तो म्यूजिकल रोड का आइडिया पहली बार 2007 में जापान में सामने आया था। इसके बाद कुछ ही देशों में से अपनाया गया। इसमें हंगरी, साउथ कोरिया और यूएई शामिल हैं। वहीं अब भारत भी इस खास सूची में शामिल हो गया है और इसकी शुरुआत मुंबई से हुई है। मुंबई की म्यूजिकल रोड हंगरी की टेक्नोलॉजी पर आधारित है और भारत में पहली बार लागू हुई है। मुंबई की ये मेलोडी रोड सिर्फ सफर को दिलचस्प नहीं बनाती, बल्कि सुरक्षित ड्राइविंग का नया पैगाम भी देती है। अब ड्राइव पर निकलेंगे तो सड़क खुद कहेगी जय हो। मुंबई से धर्मेंद्र दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। भारतीय वायुसेना के अनुभवी इंस्ट्रक्टर्स ब्रिटेन में आरएएफ यानी कि रॉयल एयर फोर्स के फाइटर पायलट्स को हॉक T2 फास्ट जेट की ट्रेनिंग देंगे। सीधे आपको लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेस वे पर, जहां देश भर की कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार। भारतीय वायुसेना के अनुभवी इंस्ट्रक्टर्स ब्रिटेन में आरएएफ यानी रॉयल एयर फोर्स के फाइटर पायलटों को हॉक T2 फास्ट जेट की ट्रेनिंग देंगे। ये ट्रेनिंग पीरियड 3 साल का होगा। इसकी शुरुआत इसी साल अक्टूबर से होगी। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ये पहली बार है जब भारतीय वायुसेना के अधिकारी ब्रिटिश पायलटों को प्रशिक्षित करेंगे। नई दिल्ली में हुई 19वीं ब्रिटेन भारत वायुसेना वार्ता के दौरान इस पर सहमति बनी। इसका मकसद आरएएफ में इंस्ट्रक्टरों की कमी को दूर करना और दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग को मजबूत करना है। भारतीय वायुसेना ने असम के मोरान हाईवे के पास बनी 4.2 किलोमीटर लंबी नई हवाई पट्टी पर आपातकालीन लैंडिंग सुविधा का सफल परीक्षण किया। पूर्वोत्तर में ये पहली इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी है, जिसे युद्ध या आपदा की स्थिति में लड़ाकू और परिवहन विमानों के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से अहम माना जा रहा है। 14 फरवरी को पीएम मोदी इस हवाई पट्टी का उद्घाटन करेंगे। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का नया घर चर्चा में है। असल में नागपुर के महाल में उनकी पुश्तैनी जमीन पर बना ये घर कई वजहों से खास है। इसमें ऊर्जा बचत और सस्टेनेबल तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। इसे पर्यावरण के अनुकूल और आध्यात्मिक शांति को ध्यान में रखकर बनाया गया है। इसके निर्माण में हॉलो ब्रिक्स का इस्तेमाल किया गया है, जिससे गर्मियों में तापमान कम रखने में मदद मिलती है। नितिन गडकरी ने अपने इस घर का नाम गडकरी वाड़ा रखा है। आज पूरे विधि विधान से उन्होंने यहाँ गृह प्रवेश किया। पूर्वोत्तर राज्यों के बाढ़ प्रभावित इलाकों में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए 7 सिस्टर्स डेवलपमेंट असिस्टेंट बड़ी भूमिका निभा रहा है। असम में जहां 80% आबादी कृषि पर निर्भर है, वहां SESDA की मदद से महिलाएं अब केवल घरेलू कामों तक सीमित न रहकर कृषि व्यवसायी बन रही हैं। महिलाएं अपने खेतों में कद्दू, लौकी, टमाटर, गोभी, भिंडी जैसी सब्जियां उगाकर उन्हें स्थानीय बाजारों में बेच रही हैं। साथ ही जैविक खाद और कीटनाशक खुद तैयार करती हैं, जिससे रसायनों पर खर्च भी कम आता है। ये पहल न केवल महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बना रही है, बल्कि पर्यावरण को संरक्षित करते हुए टिकाऊ खेती को बढ़ावा भी दे रही है। यूपी के बरसाना में विश्व प्रसिद्ध लठमार होली की तैयारियां जोर शोर से चल रही है। आज जिलाधिकारी CP सिंह ने पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ एक बैठक की और तैयारियों का जायजा लिया। बरसाना में 24 फरवरी को लड्डू होली,
25 को बरसाना की लट्ठमार होली और 26 फरवरी को नंदगांव की लट्ठमार होली होगी। 24 फरवरी को सीएम योगी रंग उत्सव कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। और अब बात प्रयागराज में महाशिवरात्रि से पहले उमड़े भक्तों की। महाशिवरात्रि की आहट के बीच माघ मेला अपने पूर्ण वैभव पर है। संगम के पुण्य प्रताप और शिव की असीम शक्ति का अनूठा मिलन आज प्रयागराज की धरती पर देखने को मिला। बिहार से आए 201 कांवड़ियों ने अपनी अटूट श्रद्धा से संगम तट को शिव भक्ति से सराबोर कर दिया। महाशिवरात्रि पर महादेव के अभिषेक के लिए कांवड़ियों का ये जत्था त्रिवेणी का अमृत जल लेने पहुंचा है। प्रयागराज के माघ मेले में इन दिनों भक्ति, विश्वास और उत्साह का अनूठा संगम देखने को मिल रहा है। मेला अपने चरम पर है। हर तरफ हर हर महादेव की गूंज है। इसी बीच बिहार से आए 201 कांवरियों के एक विशेष दल ने संगम तट पर अपनी मौजूदगी से पूरे वातावरण को शिवमय कर दिया। बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम जय शिव जय शिव जय शिव बोल बम बोल बम। संगम तट पर लगे माघ मेले का समापन महाशिवरात्रि के साथ हो रहा है। देश भर के शिवालयों में महाशिवरात्रि की तैयारियां चल रही हैं। वहीं संगम में हर हर महादेव के जयकारों के बीच कांवरिये जल भरने पहुंच रहे हैं। बिहार से आया कांवरियों का ये जत्था सबके आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। संगम तट पर लगे माघ मेला में यानी आस्था के सबसे बड़े पर्व में अंतिम स्नान पर्व महाशिवरात्रि का है, लेकिन उससे पहले कांवड़ियों की कांवड़ यात्रा शुरू हो चुकी है। आज प्रयागराज एक बिहार का जत्था कांवड़ यात्रा लेकर पहुंचा है। ये श्रद्धालु केवल तीर्थयात्री नहीं बल्कि संकल्प के सारथी हैं। कई धामों की कठिन यात्रा पूरी करने के बाद ये प्रयागराज पहुंचे हैं ताकि मोक्षदायिनी गंगा, श्यामल यमुना और अदृश्य सरस्वती के अमृत तुल्य जल को अपने साथ ले जाएं और महाशिवरात्रि पर अपने गांव के शिव मंदिर में भगवान शिव को अर्पित कर सकें। हम लोग बिहार के पूर्वी चंपारण छौराधनु प्रखंड कटगिनवा गांव से चल करके एक कम तिथि को कांवर उठाते हैं और 5 धाम के लिए निकलते हैं, जिसमें पहला अयोध्या, दूसरा चित्रकूट और तीसरा सती अनसुईया और चौथा गुप्त गोदावरी और 5वां मैहर माई होते हुए आकर के यहाँ संगम पर ठहरे हुए हैं। और संगम पर आज जल बोझी करेंगे। यहाँ 12 गांव से हम लोग 201 आदमी हैं। हम लोग पहले गए थे वहाँ अयोध्या धाम दर्शन करके फिर हम लोग गए वहाँ मैहर वाली माई शारदा देवी है, वहाँ दर्शन किए। वहाँ से चित्रकूट आए, चित्रकूट आकर गुप्त गंगा से दर्शन किए। वहाँ से हम लोग प्रयागराज में हैं। बिहार से आए इन शिव भक्तों ने पहले संगम तट पर आस्था की डुबकी लगाई, फिर गंगा यमुना सरस्वती के संगम जल को कलश में भरा और महादेव के जलाभिषेक के संकल्प के साथ रवाना हुए। ये लोग अलग अलग जगह से नहीं बल्कि बिहार से हैं। आप इनके हाथों में देखेंगे ये डोलिया है। इस डोलिया में ये संगम का स्नान पूजन के बाद जल भरेंगे, फिर अपने शिव मंदिर में जाकर जलाभिषेक करेंगे। श्रद्धालुओं का मानना है कि संगम के जल से जलाभिषेक करने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और परिवार और समाज को सुख, शांति और समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। प्रयागराज में जो विश्व का सबसे महान जगह है, यहाँ से हम लोग गंगा यमुना सरस्वती तीनों माँ का संगम है। यहाँ हम लोग जल स्नान करके अपन उठाते हैं और लेकर के जाके कटौतिया धाम पर जहाँ छौराधनु प्रखंड है वहाँ जल हम लोग अभिषेक करते हैं। शिवरात्रि के दिन हम लोग जल अभिषेक करते हैं। बिहार से चलकर कई धामों की यात्रा के बाद प्रयागराज पहुंचे 201 कांवड़ियों की यह धार्मिक यात्रा अनुशासन और भक्ति की अद्भुत मिसाल है। संगम पहुंचे इन कांवड़ियों की खुशी देखते ही बनती है। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर
माघ मेले के अंतिम दिनों में संगम क्षेत्र में भीड़ लगातार बढ़ रही है। प्रशासन ने भीड़ प्रबंधन, सुरक्षा और सुविधा के विशेष इंतजाम किए हैं। घाटों पर अतिरिक्त बैरिकेडिंग, मेडिकल कैंप और सुरक्षा बल तैनात हैं ताकि श्रद्धालुओं को किसी तरह की परेशानी न हो। सुबह से लेकर देर शाम तक संगम तट पर स्नान, पूजन और दान का सिलसिला जारी है। संगम की रेत पर गूंजते जयकारे, स्नान करते श्रद्धालु और जल लेकर लौटते कांवड़ी। ये दृश्य बताता है कि आस्था की ये धारा सदियों से अविरल बह रही है। प्रयागराज से आनंद राज, गुड न्यूज टुडे। और न्यूज पथ पर आगे है धन बाजार, जहां शेयर बाजार से लेकर कारोबार तक की सभी अहम खबरें होती हैं, जिसका सीधा रिश्ता आपकी आमदनी, आपकी जेब से होता है। तो तेज रफ्तार खबरों के बीच ये जरूरी खबरें छूट ना जाए, इसलिए सीधे आपको लिए चलते हैं धन बाजार। गुरुवार को शेयर बाजार में गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स 559 अंक लुढ़क कर 83,675 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी भी 147 अंक फैसला, ये गिरकर 25,807 पर आ गया। दिल्ली सराफा बाजार में गुरुवार को सोना 400 रुपए सस्ता हुआ। इसके साथ ही अब दिल्ली में 10 ग्राम सोने की कीमत घटकर 1,60,900 रुपए हो गई। हालांकि चांदी की कीमतों में कोई बदलाव नहीं आया। 1 किलो चांदी की कीमत 2,68,500 रुपए पर स्थिर रही। डॉलर के मुकाबले रुपए को मजबूती मिली। रुपया 17 पैसे ऊपर चढ़ा। इस तरह एक डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत 90 रुपए 61 पैसे हो गई। जनवरी में रिटेल महंगाई पिछले महीने के मुकाबले बढ़कर 2.75% पर पहुंच गई। दिसंबर में ये 1.33% पर थी। 8 महीनों में ये सबसे ज्यादा है। अब रुक करते हैं प्रगति मार्ग का, जहां ऐसी खबरें हैं जो कि देश की तरक्की, प्रगति और लोगों की काबिलियत दिखाती है। आज बात झांसी की एक और मर्दानी की, जिसने साबित कर दिया है कि झांसी की मिट्टी से निकली बेटियां किसी से कम नहीं हैं। अंडर 17 आयु वर्ग में 61 किलोग्राम फ्री स्टाइल कुश्ती में तमन्ना समाधिया ने राज्य स्तरीय चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीतकर न सिर्फ जिले बल्कि पूरे बुंदेलखंड का मान बढ़ाया है। इस भार वर्ग में प्रदेश स्तर पर पदक जीतने वाली वो झांसी की पहली महिला पहलवान बन गई हैं। सीमित संसाधनों और कम समय की तैयारी के बावजूद तमन्ना की ये उपलब्धि संघर्ष, समर्पण और परिवार के अटूट विश्वास की मिसाल है। बुंदेलखंड का मान बढ़ाने वाली ये हैं तमन्ना समाधिया। झांसी की धरती से निकली इस एक और मर्दानी ने साबित किया कि यहाँ की हर बेटी के भीतर एक वीरांगना है। बनारस में एक स्पर्धा में इस पहलवान बेटी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कांस्य पदक अपने नाम कर लिया और झांसी का नाम रोशन किया। तमन्ना समाधिया ने बनारस में हुई यूपी राज्य स्तरीय चैंपियनशिप में अंडर 17 आयु वर्ग की 61 किलोग्राम फ्री स्टाइल कुश्ती में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। इसी के साथ इस उपलब्धि को हासिल करने वाली तमन्ना झांसी की पहली महिला पहलवान बन गई हैं। 50 से 60 महिला पहलवानों के साथ कड़ी प्रतिस्पर्धा के बीच संयम और आत्मविश्वास के साथ तमन्ना ने मुकाबले खेले और तीसरे स्थान पर कब्जा जमा कर ही मानी। इसी महीने की शुरुआत में ध्यानचंद स्टेडियम के जिम्नास्टिक हॉल में आयोजित जिला कुश्ती प्रतियोगिता में तमन्ना ने स्वर्ण पदक जीतकर बनारस की इस राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के लिए अपना चयन सुनिश्चित किया था। गोल्ड न जीत पाने का हल्का मलाल जरूर रहा, मगर अपनी इस कामयाबी का श्रेय तमन्ना अपने परिवार और कोच को देती हैं। वो मानती हैं कि अगर इन सभी का सहयोग और मार्गदर्शन नहीं मिलता तो झांसी के लिए ये गौरव हासिल करना मुश्किल होता। ये मैं अपने फैमिली को और मेरे जो कोच हैं उनको देना चाहूँगी। मैंने उन्हीं के थ्रू उन्हें जो मुझे सिखाया और मुझे जो उन्हें बताया, मैंने उन्हीं के पीछे चलती गई और जो अभी मैं उसको मेडल वगैरह मिला है मुझे, वो उन्हीं को श्रेय दूंगी मैं उसको। तमन्ना ने पदक जीता तो जिला कुश्ती संघ ने उनका सम्मान किया। सम्मान किसान पिता को भी मिला। अब पेरेंट्स की तमन्ना है कि बेटी तमन्ना एक दिन चैंपियन बनकर देश का नाम रोशन करे। हमें लड़का लड़की में कोई भेदभाव नहीं है। हमें तो जो है अगर बच्चे की इच्छा है तो हम उसको सपोर्ट देते हैं। हमें पता चला कि बनारस में पार्टिसिपेट कुश्ती का प्रोग्राम हो रहा है तो मेरी बच्ची अकेला जाना चाहती थी और मैं किसानी करता हूँ सर, उससे किसानी से बिलोंग करता हूँ, इसलिए मेरे मन में विचार आया कि जाऊँ या नहीं जाऊँ। लेकिन बच्ची का हुनर देख के मुझे लगा कि इसके साथ पार्टिसिपेट करने जा रही अकेली जा रही थी, तो मेरी और इसकी माँ का विचार हुआ तो हम दोनों इसके साथ में।
तमन्ना ने 1 साल पहले कुश्ती को अपने लिए चुना था। कोच भी तमन्ना की तारीफ करते नहीं थक रहे। तमन्ना झांसी से पहली महिला रेसलर बनी है जिनने स्टेट में प्लेस सिक्योर करी है, और हम वो क्योंकि समय कम था इस कारण, और सिर्फ 15 दिन की ट्रेनिंग में सुंदर ग्वाला जी हैं जो कोच, उनने उसे सिर्फ 15 दिन की ट्रेनिंग दी जिसमें उसने स्टेट में 3rd प्लेस सिक्योर करी है, जबकि वहाँ पे उत्तर प्रदेश में इतना ज़्यादा कंपटीशन है, वहाँ से लगभग 50 से 60 महिला रेसलर्स आए थे, वो भी 61 kg वर्ग में। तो आप समझ सकते हैं कितना टफ कंपटीशन था, लेकिन फिर भी लड़की ने 15 दिन की ट्रेनिंग के अंदर 3rd प्लेस सिक्योर करी। जीत के बाद अब सबकी निगाहें इस युवा पहलवान बेटी पर टिकी हैं जो राष्ट्रीय पटल पर झांसी का परचम लहराने का सपना संजोए हुए हैं। कम उम्र में तमन्ना की उपलब्धि न केवल ये साबित करती है कि परिवार, कोच और संस्था का सहयोग मिले तो सीमित संसाधनों में भी बड़ी कामयाबी हासिल की जा सकती है, बल्कि ये भी कि ये पहलवान बेटी झांसी की धरा से निकली एक और मर्दानी है। झांसी से अजय झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। न्यूज पथ के सफर में अब सोशल अड्डा का रुख करते हैं, जहां आज बात होगी कैसे परीक्षार्थियों को सुरक्षित परीक्षा केंद्र तक पहुंचाने के लिए वन विभाग सड़क पर उतरा हुआ है। पश्चिम बंगाल में माध्यमिक परीक्षाओं की शुरुआत हो गई है। बागडोगरा और आसपास के जंगली इलाकों में हाथियों और तेंदुओं के आतंक को देखते हुए प्रशासन ने परीक्षार्थियों की सुरक्षा के लिए कमर कस ली है और इन परीक्षाओं में जंगली हाथियों से प्रभावित इलाकों में सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए हैं। वन विभाग और स्थानीय पुलिस ने विशेष अभियान चलाकर छात्रों को सुरक्षित परीक्षा केंद्रों तक पहुंचाने का जिम्मा उठाया है। जल्दापाड़ा नेशनल पार्क और दार्जिलिंग फॉरेस्ट डिवीजन के साथ मिलकर उन्होंने एक स्कॉट टीम तैयार किया है। यहाँ पर सुबह की पाली में वन विभाग के विशेष वाहनों और बसों से छात्रों को सुरक्षित परीक्षा केंद्र तक पहुंचाया जा रहा है। वन विभाग ने बागडोगरा के टिपुखोला, तिरहाना और ताराबाड़ी जैसे इलाकों से छात्रों को लाने ले जाने के लिए बस सेवा शुरू की है। वन विभाग और पुलिस की गाड़ियां उन रास्तों पर तैनात रहती है जहां जंगली जानवरों के हमले का सबसे अधिक खतरा रहता है। वन विभाग का कहना है कि परीक्षा के दिनों में ये विशेष सुरक्षा व्यवस्था जारी रहेगी ताकि किसी भी छात्र की परीक्षा में खलल ना पड़े। वन विभाग की ये पहल जंगली हाथियों की आवाजाही वाले क्षेत्रों में छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए है। जल्दापाड़ा नेशनल पार्क और स्थानीय फॉरेस्ट डिवीजन संयुक्त रूप से इस काम को अंजाम देने में जुटे हैं। इस मुद्दे पर हमने वन विभाग के अफसरों और छात्रों से बात की और उनकी राय जानी। जुरिडिक्शन में अभी हाथी प्रेजेंटली 30 के करीब है, 30 ही है तो, और बच्चे टोटल मेरे जुरिडिक्शन में 98 हैं, तो सभी वल्नरेबल एरियाज में है। हम लोग वहाँ से घर से पिक करके लेके कलेक्शन पॉइंट तक और एनबीएसटीसी के कोऑर्डिनेशन से उनको एग्जाम सेंटर तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं कि बीच में कोई इस तरीके का हादसा ना हो, क्योंकि आए दिन होता रहता है, हाथी रास्ते में आ जाता है, लेपर्ड से किसी का अटैक हो जाता है, तो ये सब एग्जामिनेशन के ड्यूरिंग स्टूडेंट्स को ना हो, ये डायरेक्शन हम लोग को ऊपर से, तो इसी तरीके से हम लोग काम कर रहे हैं। 300 से 350 एग्जामिनी टोटल होगा, जिसमें जो सेंसिटिव फॉरेस्ट लोकेशन जहाँ पे फॉरेस्ट लैंड है या वाइल्ड लाइफ भी फैलते हैं, हाथी, लेपर्ड, दूसरा जानवर फैलते हैं, ये सब का एरिया है। और इतना बस होने के बावजूद भी हम लोगों का जो डिपार्टमेंटल व्हीकल है, से भी स्टूडेंट फेरी हो रहा है। कोई हाथी का रास्ता है, जंगल का रास्ता है, इसके लिए सुविधा दिया जा रहा है। आप सबको हमारी तरफ से धन्यवाद। जी लेकर जाएंगे 7 दिन ही, जितना दिन एग्जाम होगा उतना दिन लेकर जाएंगे और लेकर ही आएंगे। सुविधा हो रहा है कि मतलब बच्चे लोगों को सबको सुविधा हो रहा है कि हाथी ना मार दे, जंगल का रास्ता खराब है, रास्ता सही नहीं है, इसके लिए। इतिहास की पटरियों पर एक नई इबारत लिखी गई है। 145 सालों से दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे की पहचान बनी टॉय ट्रेन में पहली बार एक महिला टिकट कलेक्टर की नियुक्ति हुई है। गोरखा समाज की सरिता योलमो ने इस गौरवपूर्ण जिम्मेदारी को संभालकर नई मिसाल कायम की है। पहाड़ों के कठिन रास्तों पर मिली ये भूमिका नारी शक्ति और बदलती सोच का प्रतीक बन गई है। देखिए ये खास रिपोर्ट। पहाड़ों की ठंडी हवा, बादलों के बीच सीटी बजाती पटरी और इतिहास की पटरियों पर दौड़ती एक नई कहानी।
और इस बीच दार्जिलिंग की विश्व प्रसिद्ध हेरिटेज टॉय ट्रेन ने अपने 145 सालों के अपने सफर में पहली बार एक महिला टिकट कलेक्टर का स्वागत किया। गोरखा समाज की बेटी सरिता योल्मो ने इस गौरवपूर्ण जिम्मेदारी को संभालकर एक नया अध्याय जोड़ दिया। न्यू जलपाईगुड़ी से दार्जिलिंग तक चलने वाली इस ऐतिहासिक रेल सेवा में सरिता की तैनाती हुई है। सरिता का जन्म दार्जिलिंग के सोनादा क्षेत्र में हुआ। वर्तमान में वो सिलीगुड़ी के डागापुर इलाके में रहती हैं। इससे पहले वो एनजेपी स्टेशन पर कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभा चुकी हैं। राजधानी, गुवाहाटी बेंगलुरु एक्सप्रेस और अमृत भारत जैसी प्रमुख रेल सेवाओं में उन्होंने अपनी कार्यकुशलता साबित की। नई टीटी बनी सरिता को कभी अंदाजा नहीं था कि एक दिन हेरिटेज ट्रेन से जुड़ने का अवसर मिलेगा। रेल अधिकारियों का कहना है कि इस क्षेत्र में महिला कर्मियों की संख्या बहुत कम रहती है। कारण साफ है, दूर दराज पहाड़ी इलाकों में लंबी ड्यूटी, सीमित सुविधाएं और लगातार सतर्कता की जरूरत। बावजूद इसके सरिता ने साहस दिखाया और अपनी मेहनत से अलग पहचान बनाई। भाप से चलने वाली इस ऐतिहासिक रेलगाड़ी ने समय के साथ कई बदलाव देखे हैं। अब इसकी यात्रा में एक और सुनहरा अध्याय जुड़ गया है, समान अवसर और नई सोच का अध्याय। सिलीगुड़ी से पार्थ प्रतिम दास के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब आपको दिखाते हैं फैशन के एक शानदार मेले की झलक। जयपुर में इस बार सिर्फ रैंप नहीं सजा, बल्कि भारतीय मेंसवेयर का भविष्य आकार लेता हुआ नजर आया। एफडीसीआई इंडिया मेंस वीकेंड 2026 में परंपरा और आधुनिकता का ऐसा संगम दिखा, जहां कपड़ों की बनावट, शिल्प और सोच तीनों ने मिलकर स्टाइल की नई परिभाषा गढ़ी। भारत के 23 बेस्ट डिजाइनर्स आज एक ही छत के नीचे अपना स्टाइल, क्राफ्टमैनशिप और कंटेम्पररी डिजाइन शोकेस कर रहे हैं। क्या नया है मेंस फैशन में? क्या नया स्टाइल है? क्या नया आर्ट है? क्या आप देखने के लिए एक्साइटेड है? मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि हम आपको लेके चल रहे हैं हाउस ऑफ ग्लेनफिडिक प्रेजेंट्स एफडीसीआई इंडिया मेंस वीकेंड में, जहां स्टाइल और फैशन का एक नया अनोखा मेल आप देख पाएंगे। गुलाबी नगरी जयपुर के दिल में स्थित डिग्गी पैलेस की ऐतिहासिक और भव्य पृष्ठभूमि में भारतीय मेंसवियर का एक नया अध्याय लिखा गया। हाउस ऑफ ग्लेनफिडिक की ओर से प्रस्तुत एफडीसीआई इंडिया मेंस वीकेंड 2026 में परंपरा और आधुनिकता का शानदार संगम देखने को मिला, जिसमें फैशन की शिल्पकारी ने वैश्विक दृष्टिकोण के साथ मिलकर अपनी दमदार पहचान दर्ज कराई। शो के पहले दिन की शुरुआत निकिता महसालकर, सन ऑफ अ नोबल स्नॉब और विवेक करुणाकर के प्रभावशाली कलेक्शंस के साथ हुई। इन प्रस्तुतियों ने ऐसा माहौल बना दिया जिसमें पूरे आयोजन के पीछे की सोच की झलक मिलती है। बैकलॉन में आयोजित अगले शो में नितिन बाल चौहान, समंत चौहान और सिद्धार्थ टाइटलर ने रैंप पर लोक कथाओं, पारंपरिक वस्त्रों और सशक्त सिलहट से प्रेरित दमदार और नाटकीय अंदाज में अपने कलेक्शन पेश किए। वीकेंड का भव्य समापन दरबार हॉल में शानदार फिनाले के साथ हुआ। इस दौरान अब्राहम एंड ठाकुर और जेजे वलाया की ओर से जोरदार प्रस्तुति दी गई। शो में अब्राहम एंड ठाकुर की पेशकश में मॉडल्स महल के पूल से उभरते हुए रैंप पर आए और पारंपरिक लुंगी को आधुनिक मेंसवियर के दमदार प्रतीक के रूप में पेश किया। इसके बाद जेजे वलाया ने द वलाया मैन ईस्ट की अपनी पेशकश के जरिए शाही विरासत को वैश्विक शैली में प्रस्तुत किया। और इसी के साथ हम खत्म कर रहे हैं डे 2 ऑफ इंडिया मेंस वीकेंड, जहां फैशन को देखा गया कई नजरों से। क्या आप फैशन की दुनिया में आने वाले रेवोल्यूशन के लिए तैयार हैं? क्षितिजा गोसावी के साथ गुड न्यूज टुडे, जयपुर डिग्गी पैलेस। चलिए अब बात कर लेते हैं फुटबॉल की। जी हाँ, दरअसल बिहार के पूर्णिया का एक गांव है जिसे फुटबॉल विलेज भी कहा जा रहा है, क्योंकि फुटबॉल यहाँ के लोगों के लिए केवल शौक नहीं बल्कि हकीकत ये है कि बहुत से लोगों के करियर में भी इसका शानदार योगदान है।
के इस मैदान में महज फुटबॉल की प्रैक्टिस नहीं हो रही है और ना ही ये लड़के यहाँ पर वक्त गुजारने के लिए खेलने आए हैं, बल्कि इनमें से हर लड़के की आंखों में शानदार फुटबॉलर बनने का सपना है। इनमें से हर एक खिलाड़ी की किक, इनका एक्शन, गोल करने या गोल बचाने की तरकीब यही कहानी बयां कर रही है कि आखिर ये कितनी शिद्दत से फुटबॉल में आगे बढ़ने और नाम कमाने के लिए मेहनत कर रहे हैं। इनके पास सुविधाएं भले ही कम हैं, लेकिन इनके हौसलों में कोई कमी नहीं है। छोटे से बड़े लोग फुटबॉल के दीवाने हैं और अधिक से अधिक लोग सुबह शाम आते हैं खेलने के लिए प्रैक्टिस फुटबॉल ग्राउंड में झीलटोला में, और एकेडमी भी खुलने वाली है जिसका कोच अभी हम हैं। क्रिकेट का तो जमाना है सर, पर हम लोग बचपन से फुटबॉल खेलते आए हैं, तो हम लोग तो बड़े बड़े खिलाड़ी को जानते नहीं हैं, बस इंडियन फुटबॉलर को जानते हैं, जैसे सुनील छेत्री हो गया, रोनाल्डो हो गया, नेमार हो गया, मेसी हो गया। इन सब को देख के हम लोग थोड़ा बहुत इंस्पायर हुए हैं और बचपन से हम लोग फुटबॉल खेलते आ रहे हैं और आगे भी खेलते रहेंगे। ये तस्वीरें एक छोटे से गांव की है। बिहार में पूर्णिया जिला मुख्यालय से सिर्फ 4 किलोमीटर दूर इस गांव के घर घर में फुटबॉल का जुनून है। करीब 500 लोगों की आबादी वाले इस गांव को फुटबॉल विलेज के नाम से जाना जाता है, क्योंकि फुटबॉल यहाँ के लोगों के लिए सिर्फ शौक नहीं है, बल्कि हकीकत ये है कि बहुत से लोगों के करियर में भी इसका शानदार योगदान रहा है। 26 साल से वहाँ पर लगातार फुटबॉल होता रहता है। हर एक घर में वहाँ पे फुटबॉल खिलाड़ी है और जो कि राज्य स्तर ही नहीं राष्ट्र स्तर पर वहाँ के खिलाड़ी ने नाम रोशन किया है। और आज के डेट में बहुत ऐसे खिलाड़ी हैं जो अभी सरकारी नौकरी में। इस गांव के युवा चाहे पढ़ाई करें या नौकरी, सुबह शाम फुटबॉल के मैदान में प्रैक्टिस करते हुए जरूर नजर आ ही जाते हैं, क्योंकि फुटबॉल की दीवानगी इनके जीवन का हिस्सा तो है ही, इनकी जिंदगी को रफ्तार देने में भी मददगार बन चुकी है। और अपनी मेहनत की बदौलत ये लड़के अपने सपनों को परवान चढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और देश के दूसरे युवाओं के लिए भी प्रेरणा स्रोत बन रहे हैं। स्मित कुमार, पूर्णिया, गुड न्यूज टुडे। दिल्ली में T20 वर्ल्ड कप में भारत नामीबिया का मुकाबला जारी। भारत ने जीत के लिए दिया नामीबिया को 210 रनों का लक्ष्य। खेल जगत से जुड़ी ऐसी इंटरेस्टिंग खबरों को जानने के लिए आइए सीधे चले खेल चक्कर। T20 वर्ल्ड कप में इंडिया नामीबिया के बीच ग्रुप ए का मैच दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जा रहा है। नामीबिया ने टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 9 विकेट खोकर 209 रन बनाए हैं और जीत के लिए नामीबिया को 210 रनों का लक्ष्य दिया है। ईशान किशन और हार्दिक पांड्या ने शानदार खेल दिखाया। ईशान ने जहां 24 गेंदों पर 61 रन बनाए, वहीं हार्दिक पांड्या ने 28 गेंदों पर 52 रन बनाए हैं। जवाब में नामीबिया के बल्लेबाज अभी खेल रहे हैं। टीम इंडिया के स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या की एक तस्वीर इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल है। इस तस्वीर में हार्दिक अपने नए हेयर स्टाइल को फ्लॉन्ट करते दिख रहे हैं। वहीं तस्वीर में उनकी नेक पर एक नया डिजाइनर टैटू दिख रहा है जिसमें M अक्षर बना हुआ है। अब फैंस हार्दिक के इस टैटू का राज तलाशने में लगे हैं, चूँकि हार्दिक इन दिनों एक्ट्रेस माहिका शर्मा के साथ कई इवेंट्स में देखे जा चुके हैं, इसलिए कयास लगाए जा रहे हैं कि उनके टैटू का M माहिका से जुड़ा है। बिहार के पूर्णिया से महज 4 किलोमीटर दूर स्थित झीलटोला गांव अब फुटबॉल गांव के नाम से भी जाना जाता है। गांव है जहां गेंद बल्ले से नहीं बल्कि पैरों से चलती है। यहां के बच्चे के सपनों में रोनाल्डो और मेसी बसते हैं। लगभग 500 आबादी वाले गांव में कोई ऐसा घर नहीं होगा जहां के बच्चे फुटबॉल नहीं खेलते हों। इसी के साथ न्यूज पथ में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज।